स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं वेक्टर, जो कि हमारा है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, ठीक है, जिसमें हम पकड़ने वाले हैं वेक्टर क्या है और फिर हम देखेंगे कि वेक्टर का अलजेब्रा क्या है। पहले हम देखते हैं कि वेक्टर है क्या और इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, ठीक है। तो यदि हम देखें, यदि आपसे कोई प्रश्न करता है कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप जवाब देंगे कि मेरी हाइट 3 फीट है, 4 फीट है, 5 फीट है या 6 फीट है, जितनी भी आपकी हाइट है आप बता देंगे। लेकिन यदि आपसे कोई ये कहता है कि आपका घर कितनी दूर है, ठीक है, आप किसी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो आपने कहा कि मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, आपने कहा कि मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। फिर अगर आपका घर, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ओके, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, आपसे किसी ने पूछा कि आपका घर कहाँ है, आपने कहा कि मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है, कोई नहीं। क्या अगर आप इतना उसे आंसर देते हैं कि मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो वो क्या जान पाएगा कि आपका घर कहाँ है? नहीं जान पाएगा। लेकिन अगर आप उसको सिंपली ये बताते हैं, जब आपसे वो उसकी हाइट के बारे में पूछता है कि मेरी हाइट 5 फीट है, तो उसको पता लग जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है। लेकिन जब उसने आपसे घर के बारे में पूछा कि आपका घर कहाँ है, तो आपने कहा मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो वो नहीं जान पाएगा कि आपका घर कहाँ है, क्योंकि आपको उसके साथ उसको डायरेक्शन भी बतानी होंगी कि 10 किलोमीटर आपको नॉर्थ में जाना है और फिर आपको ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है और इतना वहाँ से मुड़ना है। जब ही बता पाएंगे आप कि आपके घर की एक्यूरेट लोकेशन क्या है। सिर्फ 20 किलोमीटर कहकर आप नहीं बता सकते कि आपका घर कहाँ पर है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड, इसको बोलते हैं परिणाम, जो 20 है उसको बोलते हैं परिणाम और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड, ठीक है। जब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी बतानी होती हैं, तो वो क्या होता है? सदिश। क्या होता है? सदिश। और दूसरा होता है हमारा अदिश, जिसमें आज हम पढ़ने वाले सदिश के बारे में, और पहले हम अदिश के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अदिश होता है जब आपको डायरेक्शंस नहीं बतानी होती हैं, जैसे कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं 5 फीट। और जब आपको डायरेक्शंस भी बतानी होती हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ परिणाम के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है कि मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाओगे, फिर 5 किलोमीटर राइट में जाओगे, लेफ्ट में जाओगे, ईस्ट में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, जहाँ पर भी जाओगे जहाँ पे आपका घर है, तो आपको क्या बतानी पड़ी? मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बतानी पड़ी? मैग्नीट्यूड, यानी कि परिणाम के साथ साथ आपको डायरेक्शंस भी बतानी पड़ी। तो आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक सदिश राशि है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी बतानी पड़ती हैं, और जब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है तो वो क्या होता है? एक अदिश राशि होती है, ठीक है। हम इसके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं। वैसे तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सदिश क्या है और अदिश क्या है, ठीक है। फिजिक्स में हम बहुत सारे पढ़ते हैं कि बल, विस्थापन, वेग, ये सब देखेंगे कि ये अदिश है या सदिश है। वो तो आपको पता लग जाएगा, जिसके साथ दिशा जुड़ी हुई है वो सदिश है और जिसके साथ दिशा नहीं जुड़ी हुई है वो क्या है? अदिश है, ठीक है। ये बात क्लियर। आगे देखते हैं हम, ओके। अब आपको आप जानते हैं कि 1D क्या होता है? वन डायमेंशनल, मतलब कि जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशनल हो, लेंथ, ठीक है, वो हो गया 1D। 2D क्या होता है? जिसमें लेंथ और ब्रेथ 2 दिए होते हैं। लेकिन 3D क्या होता है? 3D होता है जिसमें आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी होती हैं। इसमें लंबाई और ऊंचाई दी होती हैं। तो इसका कैसे ड्रॉ करते हैं? हम ऐसे ड्रॉ करते हैं प्लेन, और इसमें प्लेन ऐसे ड्रॉ करते हैं जिसमें हमें x, y, z तीनों एक्सिस दी होती हैं, और आप किसी को भी यहाँ पे y, z कुछ भी मान सकते हैं। तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। आपस में इनमें कितने का एंगल होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। आप किसी कमरे के कोने में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी x, y, z तीनों एक्सिस होती हैं और तीनों के बीच में कितने का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। आप जिस कमरे में बैठे हैं आप उसमें देख सकते हैं, ओके। आगे देखते हैं हम। यदि मैं 3D में, 3D क्या है? जिसमें लेंथ भी हो, लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो, ठीक है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ें हो तो वो क्या होगा? 3D। अगर हम उसमें एक लाइन लेते हैं L, हमने इस प्रकार की एक लाइन ले ली L,
जो कि चलती जा रही है, हमें नहीं पता वो कहाँ तक जा रही है लाइन, ठीक है। एक लाइन हमने एल ले ली। अब इसकी दो ही दिशा हो सकती है, लाइन की सिर्फ दो ही दिशा हो सकती हैं, या तो इसकी दिशा ये होगी और दूसरी दिशा क्या हो सकती है, हम एक और दूसरी लाइन ले लेते हैं, वहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, या इसकी दिशा क्या हो सकती है, ये हो सकती है। दो दिशा हो सकती है एल की, या तो ये वाली इसकी दिशा हो सकती है या ये वाली इसकी दिशा हो सकती है। जो हमारी लाइन है एल, इसकी दो दिशा हो सकती है, ठीक है। यदि ये तो हो गई पूरी लाइन, क्या हो गई ये लाइन, और लाइन से हम क्या बनाते हैं, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। क्या बनाते हैं, ये लाइन मीन्स रेखा, और लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा से क्या बनाते हैं, रेखाखंड, ठीक है। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। रेखा से क्या बनाते हैं, रेखाखंड। जैसे कि ये हमारी एक लाइन है, पता नहीं कहाँ तक जा रही लाइन, ठीक है। तो उसमें हमने ये एल लाइन है, ओके, ये क्या है, एल लाइन, ठीक है। अब उसमें हमने ये इतना पार्ट ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, रेखाखंड। क्या हो जाएगा, ये रेखाखंड। इसको हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है। अब इसकी दिशा थी ये वाली, सपोज करें इसकी दिशा ये वाली थी, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे हम कि ए बी जो रेखाखंड है उसकी दिशा कहाँ है, ए से बी की ओर या बी से ए की ओर, आप बताइए इसकी दिशा क्या है, ए से बी की ओर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए से बी की ओर, ठीक है। और यदि हम इसकी दिशा चेंज कर देते हैं यानी कि ए बी, तो रेखाखंड क्या है, रेखाखंड तो सेम है अभी भी ए बी, लेकिन दिशा क्या है, बी से ए की ओर, तो इसे हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और यदि इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर की है, परिणाम जो है इसका भी 5 सेंटीमीटर है, तो इनकी सिर्फ दिशा चेंज है। क्या चेंज है, दिशा। ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये ए से बी की ओर है इसकी दिशा, और इसकी दिशा है बी से ए की ओर। तो क्या लिख सकते हैं हम कि ये दोनों आपस में कैसी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसी हैं, विपरीत हैं, ठीक है, बी से ए की ओर, ओके। तो इतना हमको पता चल गया। अगर हम सदिश की डेफिनेशन देखें तो सदिश की डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसी राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों दिए हुए हों, क्या कहलाती है, सदिश कहलाती है। एक ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों दिए हों, क्या कहलाती है, सदिश कहलाती है, ओके। आगे हम देखते हैं कि कोई भी एक ऐसा रेखाखंड जिस, या हम ऐसे बोल सकते हैं कोई भी एक ऐसा रेखाखंड जिसमें हमें दिशा दी हुई हो वो क्या होगा, सदिश होगा। यदि इसमें दिशा नहीं दी होती तो वो क्या होता, अदिश होता, लेकिन इसमें दिशा दी हुई है तो वो क्या है, सदिश है, ओके, क्लियर। आगे देखते हैं हम, जब हमने ए से बी की ओर, ये तो आपको पता चल गया कि ए से शुरू है और बी पर ख़त्म है, ए से बी की ओर, यहाँ से बी से ए की ओर। यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए क्या है, प्रारंभिक बिंदु, क्योंकि यहाँ किससे शुरू है, ए से, ठीक है। और यहाँ पर अंतिम बिंदु क्या है, बी, क्योंकि कहाँ पर ख़त्म है, बी पर ख़त्म है, तो बी क्या हुआ, अंतिम बिंदु। लेकिन हम इससे नीचे वाले में देखते हैं, नीचे वाले में देखते हैं तो बी क्या है यहाँ पे, प्रारंभिक बिंदु, क्योंकि कहाँ से शुरू हो रही है रेखाखंड, कहाँ से शुरू हो रहा है, बी से, तो ये क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु, और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ए पर, तो क्या हो गया, अंतिम बिंदु, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु कहाँ होते हैं, जहाँ से रेखाखंड शुरू होता है वहाँ पर प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर अंतिम बिंदु। और आपको दिशा का विशेष ध्यान रखना है कि दिशा कहाँ से कहाँ की ओर है, वरना प्रारंभिक और अंतिम का पता नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको देखनी है कि ये कि कोई भी जो लेंथ है, ये लेंथ ही तो है 5 सेंटीमीटर की लेंथ है ना, 5 सेंटीमीटर, तो जो लेंथ होती है, लेंथ जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और जब हम इसका, ये तो क्या हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म, ये क्या होती है हमारी वेक्टर फॉर्म, क्या होती है वेक्टर फॉर्म, यानी कि सदिश रूप, ठीक है। और जब हमें इस सदिश का परिणाम लिखना है, क्या लिखना है, परिणाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर और उसका मॉडुलस, ये क्या शो करता है, परिणाम शो करता है। तो जो परिणाम है क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है, परिणाम क्या होगी, लेंथ,
लेंथ होगी, और लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, परिणाम को, और परिणाम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी यदि वेक्टर है ए बी वेक्टर, वो हमेशा 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा या इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ओके। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए बी जो वेक्टर है वो ऑलवेज क्या होगा, 0 से छोटा कभी नहीं होगा, और 0 से बड़ा होगा, या 0 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, ओके, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगी। ठीक है, इसको हम परिणाम को मैंने बता दिया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं परिणाम को, ए बी वेक्टर के ऊपर मॉडुलस लगा के हम इसको परिणाम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर फॉर्म होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें पढ़ना है पोजीशन वेक्टर, इसे रफ कर लेते हैं और पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर। पढ़ना है पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति सदिश। अब स्थिति सदिश क्या होता है, पहले हम देखते हैं 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मैंने आपको बता दिया, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हो। ठीक है, इसको हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से नाम दे दिया। ठीक है, अब इसका एक मूल बिंदु है ओ पर क्या होगा, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है और जेड भी 0 है। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु जहाँ पर एक्स 0, वाई 0 और जेड 0। हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, ये 3D में लिया है हमने कोई पॉइंट, जैसे आपका एक कमरा है जिसमें आप बैठे हो, उसमें आप कोई भी कहीं भी पॉइंट मान सकते हैं P। ठीक है, तो ये एक P हमने पॉइंट ले लिया। यदि हम इसको O से मिलाते हैं, पहले क्या करते हैं, O से मिलाते हैं इसको। ठीक है, मिलाते हैं, मिला दिया। ठीक है, O से हमने इसको मिला दिया। अब हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर होगा OP वेक्टर। क्या होगा, OP वेक्टर, जिसकी दिशा कहाँ है, O से P की ओर। ठीक है, OP वेक्टर, OP वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। कैसे होगा कि OP वेक्टर जिसमें O क्या है, प्रारंभिक बिंदु, और P क्या है, अंतिम बिंदु, क्योंकि दिशा जो है वो O से P की ओर है, तो प्रारंभिक बिंदु O और अंतिम बिंदु P। तो O के सापेक्ष P का वेक्टर देख रहे हैं हम, O के सापेक्ष बिंदु P का जो वेक्टर है OP वेक्टर, वो क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश। O के सापेक्ष यानी कि O के रेस्पेक्ट में बिंदु P का जो वेक्टर है वो क्या कहलाएगा, OP वेक्टर। और हम इसे सरलता के लिए क्या लिख लेते हैं, R वेक्टर। क्या लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं R वेक्टर। ठीक है, अब R जो वेक्टर है उसका परिणाम कितना होता है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था दूरी सूत्र से, x² + y² + z²। ठीक है, ये तो आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, इसकी डेरिवेशन भी की है। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से देख लेते हैं कि स्थिति सदिश क्या है, बिंदु P का यानी कि पॉइंट P का O के सापेक्ष स्थिति बिंदु P का O के सापेक्ष वेक्टर जो है वो क्या है, स्थिति सदिश है। ठीक है, क्लियर। अब आपका स्थिति सदिश क्लियर हो गया। अब आप बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, इनके अंतिम बिंदु क्या है और प्रारंभिक बिंदु क्या है। O से P की ओर है तो O क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु, और ये क्या हो गया, अंतिम बिंदु। ठीक है, ये स्थिति सदिश हो गया। और ठीक है, आपको ये भी पता लग गया कि इसकी हमें जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, यदि इसके निर्देशांक क्या है, x y z, इसके निर्देशांक क्या है, x y z, तो इसकी लेंथ कितनी है, x² + y² + z²। ठीक है, निर्देशांक a b c होते तो a² + b² + c²। p के निर्देशांक कितने, x y z, तो इसका परिणाम क्या होगा, x² + y² + z² और पूरे का रूट। ओके, अब हमें देखने हैं डायरेक्शंस कोसाइन। क्या देखने हैं, डायरेक्शंस कोसाइन, इसमें समझा देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, इन्हें हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दिक् कोसाइन। यानी कि जो P वेक्टर है आपका, जो P वेक्टर है
वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ में कितना कोण बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ में कितना कोण बना रहा है। तो वाई एक्सिस के साथ में हमने मान लिया कि बीटा कोण बना रहा है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के साथ में कितना कोण बना रहा है, ये वाला, ये हमने मान लिया कि कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। जेड एक्स एक्सिस के साथ में जो पी वेक्टर है वो कितना कोण बना रहा है, अल्फा। वाई के साथ में कितना बना रहा है, बीटा। और जेड के साथ में कितना बना रहा है, ये गामा, ठीक है। तो जो इनके कॉस होंगे, क्या होंगे, इनके कॉस होंगे, ये सभी एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा के जो कॉस होंगे, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या कहलाएंगे, दिक् कोसाइन। क्लियर। यानी कि जो पी वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में और जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है, जो एंगल बना रहा है, उनके कॉस क्या कहलाएंगे, कोसाइन, दिक् कोसाइन, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक सिंपल सिंबल दिए LMN, यानी कि कॉस गामा को हम N से, कॉस बीटा को हम N से और कॉस अल्फा को हम L से रिप्रेजेंट करा करेंगे। और उन्होंने एक चीज़ और बताई कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। क्लियर। ये उन्होंने हमको बताया कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, इससे आगे देखते हैं, इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। आपको साइड में एक फिगर शो हो रही होगी, आप उसमें देख सकते हैं कि जो एंगल O, यानी कि जो ट्राइंगल OPA है, ट्राइंगल OPA, इन ट्राइंगल OPA में देख सकते हैं कि जो कॉस अल्फा है, जो कॉस अल्फा है वो किसके इक्वल है, x/r के इक्वल है, क्योंकि वहाँ पर जो बन रहा है वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। आप उसे अपने कमरे से रिलेट करके देख सकते हैं, जो फिगर आपको साइड में शो हो रहे हैं आप उसमें देख सकते हैं। कॉस अल्फा क्या है, x/r। अभी हमने क्या करा था कि जो एंगल थे, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जितने भी एंगल बन रहे थे, जो P हमारा ये था, यानी कि इसमें कितने एंगल बन रहे थे, यहाँ पे बीटा कोण बना रहा था, यहाँ पे कितना कोण बना रहा था, अल्फा, यहाँ पे कितना बना रहा था, गामा। तो जो कॉस अल्फा यानी कि जो P वेक्टर है, जो P वेक्टर है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में कितने कोण बना रहा था, अल्फा, बीटा और गामा। और इन्हीं के कॉस अल्फा, इन्हीं के कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हमने क्या बोल दिया था, हमने बोल दिया था ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। क्या है, दिक् कोसाइन, डायरेक्शंस कोसाइन, ठीक है। और अब हम इनको ही आगे डिफाइन करते हैं, इनको ही क्या करते हैं, आगे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, पूरी तरीके से देखते हैं नहीं ये क्या है, ठीक है। तो जहाँ हम देखते हैं ट्राइंगल OPA में, साइड में फिगर में देख सकते हैं, ट्राइंगल OPA में क्या है, कॉस अल्फा बराबर क्या है, x/r। तो यहाँ से हम x को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इंटू r, x को क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इंटू r लिख सकते हैं। और कॉस अल्फा को क्या लिख रहे थे हम, LMN, यही लिख रहे थे। तो क्या हो गया, LR, x क्या हो गया, LR, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट ट्राइंगल बन रहा है, नेक्स्ट ट्राइंगल बन रहा है हमारा POB, इन ट्राइंगल POB, ट्राइंगल POB में देखिए, POB में कॉस बीटा क्या है, कॉस बीटा है हमारा y/r, क्या है, y/r, यानी कि y को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस बीटा, और कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं, m, यानी कि MR, ठीक है। इसी प्रकार से एक और ट्राइंगल बन रहा है हमारा, इन ट्राइंगल POC, इन ट्राइंगल POC,
POC में देखें तो क्या बोल सकते हैं कि कॉस गामा बराबर Z अपॉन R। फिगर में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बने हुए हैं, ठीक है। तो कॉस की हमने बना दिया, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। ये आप लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो Z क्या हो गया, कॉस गामा इंटू आर, कॉस गामा इंटू आर, कॉस गामा क्या है n, यानी कि NR। अब आप देखिए फिगर को हटा देते हैं यहाँ से और देखिए यहाँ पर कि Z को क्या लिख दिया NR, Y को क्या लिख दिया MR और X को क्या लिख दिया LR। तो जो P है उसके निर्देशांक क्या थे, X Y Z यही थे। तो अब हमने X को क्या लिख दिया LR, तो इसके निर्देशांक क्या हो गए LR, MR और NR, और इसे ही हम बोलते हैं दिक् अनुपात। क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इन्हें क्या बोलते हैं और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ABC से हम इनको सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। LM पूरे LR को A लिख सकते हैं, पूरे MR को B लिख सकते हैं और पूरे NR को C लिख सकते हैं, ठीक है। आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ कि दिक् कोसाइन क्या है, दिक् अनुपात क्या है, ठीक है। यानी कि हमने एक फिगर में देखा था, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट था P, Y एक्सिस, X एक्सिस, Z एक्सिस। तो Y एक्सिस के साथ में बीटा कोण और X एक्सिस के साथ में अल्फा कोण, Z एक्सिस के साथ में गामा कोण। कौन बना रहा था, हमारा बना रहा था P, यानी कि OP वेक्टर, यानी कि R वेक्टर, जिसको हमने नाम क्या दिया था, R वेक्टर। क्या था ये, बिंदु P का O के सापेक्ष स्थिति सदिश। क्या था, बिंदु P का O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या था, R वेक्टर, जिसका परिणाम क्या था, जैसे क्या हो X Y Z हो तो इसका परिणाम क्या था, √x² प्लस y² प्लस z², ठीक है, ओके। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस Z एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा कोण बना रहा है। इन्हीं के कॉस को क्या बोलते हैं, इन्हीं के यदि हम कॉस ले देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डायरेक्शनल कोसाइन, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, LMN से। जब मैंने एक फिगर दिखाई आपको, आपने उसमें देखा कि कॉस अल्फा बराबर ये है, कॉस ट्रायंगल OPA में, ट्रायंगल POB में कॉस बीटा बराबर ये है, ट्रायंगल POC में कॉस अल्फा बराबर, कॉस गामा बराबर ये है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली और z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। P के निर्देशांक क्या थे, x y z, इनको जब पुट करा तो ये हो गए, और जब हमने ये देखा तो ये हमको नई चीज़ मिली और इसको हमने नए तरीके से डिफाइन कर दिया और क्या बोल दिया इनको, दिक् अनुपात। तो और इनको हमने सिंपली नाम क्या दे दिया, ABC। और एक चीज़ और बताई वैज्ञानिकों ने कि A² प्लस B² प्लस C² नॉट इक्वल टू 1। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है जो हमने पहले पढ़ी थी, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल्स टू 1। ये 1 होता है लेकिन ये 1 नहीं होता, ठीक है। अब हम देखते हैं सदिश। जो हमने सदिश पढ़े हैं, सदिश क्या होती है आपको पता है, सदिश क्या होते हैं, जब किसी भी सदिश क्या होते हैं, एक ऐसी राशि जिसमें परिणाम तो हो लेकिन साथ में क्या हो, दिशा भी हो। एक ऐसी राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, सदिश कहलाते हैं। हम देखेंगे सदिश के प्रकार की, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आपकी बुक में 6 प्रकार के सदिश दिए हुए हैं। सदिश के प्रकार कितने, 6 प्रकार दिए हुए हैं जिनमें हमको पढ़ना है। सबसे पहला है शून्य सदिश। तो शून्य सदिश क्या है, ये बहुत सिंपल है, 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाएगा कि ये पूरे कितने हैं, ठीक है। शून्य सदिश मतलब कि जिसका जो परिणाम है वो क्या हो, 0। यानी कि कोई भी एक वेक्टर ले लेते हैं, A वेक्टर, यदि इसका जो परिणाम है वो 0 है तो ये क्या हो जाएगा, शून्य सदिश, ठीक है। अगला है मात्रक सदिश। यदि वेक्टर का परिणाम 0 न होकर 1 है, यदि वेक्टर का परिणाम 0 न होकर 1 है तो वो क्या हो जाएगा, मात्रक सदिश। अब शून्य सदिश में आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एक पॉइंट है, यहाँ पे A है, ठीक है। यदि हम यहीं पर एक और A वेक्टर क्या होगा, शून्य सदिश, यानी कि जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो, सेम हो। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, ये शून्य सदिश के लिए कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो, सेम हो। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु क्या हो, सेम हो, तो वो क्या हो जाएगा, शून्य सदिश। लेकिन इसका यदि परिणाम 1 हो जाता है, यहाँ पे B एक पॉइंट हो जाता है और इसका परिणाम कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा,
मात्रक सदिश, यानी कि एक ऐसा सदिश जिसका परिणाम कितना है 1, तो वो क्या हो जाएगा मात्रक सदिश। तीसरे हैं सह आदिम सदिश, यानी कि यहाँ पर दो सदिश की बात करिए, सह आदिम सदिश, ऐसे सदिश जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो, यानी कि जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। एक सदिश ए वेक्टर ये रहा, ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और यहाँ से दूसरा सदिश निकल रहा है बी वेक्टर, तो दोनों के प्रारंभिक बिंदु एक ही है पॉइंट ए, तो ये क्या कहलाएंगे सह आदिम सदिश। क्या कहलाएंगे सह आदिम सदिश, जिनके प्रारंभिक बिंदु क्या हो समान, वो क्या हो जाएंगे सह आदिम सदिश। संरेख सदिश, यानी कि जो एक दूसरे के पैरेलल हों, जैसे कि ये सदिश और ये सदिश, आप इसे नाम दे सकते हैं एम वेक्टर, इसे नाम दे सकते हैं एन वेक्टर, यानी कि जो एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, यानी कि जिन दोनों के बीच में जो कोण हो वो क्या हो 0 डिग्री, क्या हो एंगल क्या हो 0 डिग्री, तो वो क्या हो जाएंगे एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि क्या कहलाएंगे संरेख सदिश, ठीक है। अब समान सदिश, समान सदिश क्या है, जिनकी दिशा भी समान हो और क्या हो दिशा तो समान हो लेकिन साथ साथ उनका परिणाम भी समान हो, तो वो क्या हो जाएंगे समान सदिश, जिसकी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर बोल सकते हैं। कब, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर की दिशा भी समान हो, ए वेक्टर की दिशा भी यही हो और बी वेक्टर की दिशा भी यही हो, और दोनों का परिणाम की जैसे कि 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, परिणाम भी समान हो और दिशा भी समान हो, तो वो क्या हो जाएंगे समान सदिश, ठीक है। यहाँ पे दिशा दूसरी भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो एंगल वो कितना है 0 डिग्री, तो वो क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल, तो पैरेलल होंगे तो क्या होंगे संरेख सदिश। समान सदिश जब दिशा भी समान हो और परिणाम भी समान हो। ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश क्या है, ऋणात्मक सदिश है जब परिणाम तो समान हो लेकिन दिशा क्या हो विपरीत, यानी कि जैसे कि ये ऐसे बोल सकते हैं ए वेक्टर है, ये इसका परिणाम है 2 सेंटीमीटर, एक वेक्टर है बी, ठीक है, इसका परिणाम भी 2 सेंटीमीटर लेकिन दिशा क्या है विपरीत, ठीक है, परिणाम समान हो गए दोनों की 2 सेंटीमीटर लेकिन दिशा क्या है विपरीत, तो ये क्या होंगे ऋणात्मक सदिश, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, कह सकते हैं हम एक दूसरे के क्या होंगे ऋणात्मक। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 2.10.1 के क्वेश्चंस। आप सभी के पास अपनी बुक होगी एनसीईआरटी की, ठीक है, उसी के क्वेश्चन हम यहाँ पे करा रहे हैं। आप अपनी बुक को उठाइए और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, आप अपनी बुक को ले सकते हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि उत्तर से, पहले हम क्या कर लेते हैं बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो बना लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब वो क्या कह रहा है उत्तर से, यानी कि नॉर्थ पोल से 30 डिग्री पूर्व में, 30 डिग्री पूर्व में, यानी कि यहाँ से 30 डिग्री पूर्व में, पूर्व यानी कि पूर्व कहाँ होता है ईस्ट में पूर्व, और ये होता है पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो 30 डिग्री पूर्व में, यानी कि 30 डिग्री पूर्व में, क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक में देख सकते हैं, 30 डिग्री पूर्व में कितना विस्थापन 40 किलोमीटर, कितना विस्थापन 40 किलोमीटर का आरेख बनाना है, तो ये बन गया आपका आरेख। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें उसने आरेख बनवाया था कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में आरेख जो है वो कैसा बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको क्या करना है सदिश और अदिश में बताना है। तो सदिश और अदिश में आप इजीली बता सकते हैं। सदिश के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो वो क्या होंगे सदिश, और जिसमें सिर्फ परिणाम हो तो वो क्या होंगे अदिश, यानी कि जिसमें सिर्फ परिणाम हो वो क्या होगा अदिश, और जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो वो क्या होंगे सदिश। तो वो आप क्वेश्चन नंबर 2 को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप कर सकते हैं, ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हुए हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उसने एक फिगर हमको दिया हुआ है, ये फिगर उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो फिगर में अब आगे क्या दिया उसने दिया कि सह आदिम लिखिए। क्या लिखिए? सह आदिम। सह आदिम पता है आपको, जिनके इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम। तो ए वेक्टर कहाँ से शुरू है? इस वाले पॉइंट से। बी वेक्टर इस वाले पॉइंट से, यानी कि ये इसके सह आदिम नहीं है। सी यहाँ से शुरू है, नहीं है। डी वेक्टर देखें कहाँ से शुरू है? यहाँ से शुरू है, यानी कि ए भी यहाँ से शुरू है और डी भी यहाँ से शुरू है। तो सह आदिम में क्या आ जाएंगे? ए वेक्टर और डी वेक्टर, ठीक है। पहला हो गया आपका। दूसरा है समान। समान क्या हो गया? जो परिणाम में भी समान हो। और कैसे समान हो? ये एक वर्ग है। क्या है? वर्ग, यानी कि ये सब आपस में कैसे बराबर हैं। सिर्फ आपको ये देखना है जिनकी दिशा क्या हो? सेम। तो सी की दिशा क्या है? इधर। और ए की दिशा क्या है? इधर। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन बी और डी देखें तो इसकी दिशा भी इधर है और इसकी दिशा भी इधर है। तो समान हो गए बी वेक्टर और डी वेक्टर, और इनके परिणाम तो समान होंगे ही, क्योंकि ये एक वर्ग है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगला है संरेख परंतु असमान, यानी कि ये क्या हो? संरेख हो। संरेख का मतलब आप जानते हैं, यानी कि जिनके बीच में एंगल कैसा हो? कैसा हो? 0 डिग्री, लेकिन क्या हो? असमान। असमान यानी कि उन दोनों की दिशा कैसी होनी चाहिए? अलग अलग, ठीक है। यानी कि कौन बचे? सी और ए। इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो ये असमान हो गए, समान नहीं हुए। समान जब होते जब दोनों की दिशा सेम होती, जैसे कि बी और डी। तो असमान है ये आपस में, लेकिन एक दूसरे के संरेख है, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ये क्या इसमें आ गए? ए वेक्टर और सी वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका सत्य और असत्य बताना है। क्या माइनस ए और ए संरेख होते हैं? तो आप बताइए। मैंने अभी आपको बताया था ये क्या होता है इसका आंसर, मैंने अभी बताया था बिल्कुल आपको। संरेख होते हैं क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। जैसे कि ये ए वेक्टर है और माइनस ए बिल्कुल यहाँ होगा, ठीक है। माइनस ए कहाँ होगा? यहाँ होगा, यानी कि माइनस ए कहाँ होगा? यहाँ होगा। और इनके बीच में सिर्फ इनकी क्या है? दिशा चेंज है, लेकिन एंगल क्या है? 0 डिग्री। इनके बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो एक दूसरे के संरेख हैं क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री। सिर्फ दिशा अलग है इनकी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमको संरेख के लिए एंगल देखना था, वो हम देख लिया, एक दूसरे के पैरेलल हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 2 संरेख सदिशों का परिणाम सदैव समान होता है। ये तो गलत है भाई, क्योंकि जब 2 संरेख सदिश हैं, यानी कि 2 संरेख का मतलब क्या है? ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पर भी तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन क्या परिणाम समान है? नहीं, परिणाम समान नहीं है। एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन परिणाम समान नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? गलत। तो इसमें क्या आ जाएगा? असत्य। ये 5th चल रहा है, इसमें 1st, 2nd, 3rd देखते हैं। 3rd है, समान परिणाम वाले 2 सदिश संरेख होते हैं। ऐसा भी नहीं है। यदि 2 का परिणाम समान है तो जरूरी है वो संरेख हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर हो सकता है, शायद ये वाला जो हो ये भी 2 सेंटीमीटर हो। क्या एक दूसरे के संरेख हैं? नहीं है। इनके बीच में तो एंगल बन रहा है, इनके बीच में तो एंगल 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के संरेख नहीं है। तो ये तीसरा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 4th क्वेश्चन देखते हैं, समान परिणाम वाले 2 संरेख सदिश समान होते हैं। ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि समान परिणाम वाले 2 संरेख सदिश संरेख हैं ये एक दूसरे के, क्योंकि एंगल क्या है? 0 डिग्री। संरेख हैं, क्लियर है बात? समान परिणाम है, लेकिन क्या ये समान है? नहीं है, क्योंकि इन दोनों की दिशा क्या है? अलग अलग, ठीक है। तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो गई है। अब आप चाहें तो इसे फिर से कर सकते हैं अपनी रफ नोटबुक में। आप वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देख सकते हैं। यदि आपको कुछ समझ में नहीं है और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।